अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 7। आज हम जैसे कि अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे और एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। द फर्स्ट एमसीक्यू सेज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपने इनमें से बताना कौन सा रिवर्सिबल रिएक्शन का करेक्टर नहीं है। सो प्रोडक्ट नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। सो अगेन इट इज़ फर्स्ट, क्योंकि प्रोडक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट बनाते हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, सो ए इज़ द आंसर। सेकेंड, इन द लाइम किलन द रिएक्शन गोज़ टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन कंप्लीट कब होगा? तो ऐसा रिएक्शन अगर ये एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है तो फिर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर ओपन सिस्टम में हो रहा है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो चली जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट जब बनेंगे तो पीछे रह गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकता, यानी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्केप्स कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अगर वो जाती जाएगी तो एज यू विल से डैट कि आपका रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो सी इज़ आंसर। फॉर द रिएक्शन गिवन द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट हम ऊपर लिखेंगे, पावर ऊपर मेंशन करेंगे, सी की पावर 3 एंड ए की पावर 2 एंड बी, ठीक है, और ब्रैकेट्स में मेंशन करेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर बन रहा है डी। फोर्थ वन, व्हेन अ सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम स्टेट। हमने बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक सिस्टम कब पहुंचता है? द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम इक्वल। तो ये नेसेसरीली नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन इक्वल ही हो। द ओपोजिंग रिएक्शन स्टॉप, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी लो, ऐसा भी नहीं होता। सो द लास्ट वन इज़ करेक्ट। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूमेरिकल जो MCQs नंबर 5 है, इट सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। सो द आंसर इज़ डी। एक्टिव मास मीन्स टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। एक्टिव मास वो मास होता है, पर्टिकुलर मास, जो कि उस वक्त उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। When the magnitude of Kc is very large, अगर Kc वैल्यू बहुत बड़ी है, इट मीन्स दैट के आपके रिएक्शन जो मिक्सचर है उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट हैं और रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सो द आंसर इज़ ए। When the magnitude of Kc is very small, जब बहुत स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड, इट सेज दैट के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी निगलिजिबल हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट पर तो रिएक्शन पहुंच गया है लेकिन प्रोडक्ट उसमें ना होने के बराबर है। ठीक है, सो द आंसर इज़ डी। 8th वन है, रिएक्शंस विच हैव कंपैरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वो कब होती है? जब Kc वैल्यू मॉडरेट होती है, यानी ना तो Kc वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है, ना छोटी हो, बल्कि एक मॉडरेट Kc वैल्यू हो, तो तब हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है। MCQs नंबर 9 है, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम पर क्या चीज़ जो है वो इसमें से करेक्ट है? द स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। सी आंसर है। 10th वन है, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या इस्टेब्लिश हो जाता है या कभी इस्टेब्लिश नहीं होता? नेवर इस्टेब्लिशेस। इरिवर्सिबल वो हैं कि बस एक बार रिएक्शन हो गया तो वो कंप्लीट हो गया, अब दोबारा प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन करके रिएक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होता। सो द आंसर इज़ ए। A reverse reaction is one that reverse reaction वो होता है which speeds up gradually. Okay, the 12th one is nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia, which will be the present in the equilibrium mixture. तो equilibrium mixture में क्या क्या होगा? reactants भी होंगे, product भी होंगे। ठीक है, यानी नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और अमोनिया। आंसर इज़ बी। For reaction between PCl3 and Cl2 to form PCl5, the unit of Kc it will be C per mole dm3। ठीक है, ये आपकी एग्ज़ाम्पल भी थी। ठीक है, यूनिट्स इसमें आपने कैलकुलेट किए थे, आप उसको वहाँ से ख़ुद भी कैलकुलेट करें और वहाँ से भी चेक कर लें। मैंने आंसर किया आपके साथ शेयर कर लिया, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख लें।
अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन बताई है इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिख दी गई है। फिर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करके दे दी गई है। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड है 1.1, नाइट्रोजन है 3.90, ऑक्सीजन है 1.95। आपने केसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इट इज़ अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। आप क्या करेंगे, सबसे पहले केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि अब आपको लिखना आता है। प्रोडक्ट्स ऊपर रखेंगे, रिएक्टेंट नीचे रखेंगे, और जो चीज़ आपने बिल्कुल जहन में रखनी है वो ये है कि उनकी पावर्स लगाना नहीं भूलना, ठीक है। आप अब वैल्यूज़ ऐड करेंगे इसमें और कैलकुलेट करेंगे। यू विल गेट द आंसर 24.51। ये से आप खुद कैलकुलेट करें, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, द नेक्स्ट वन एग्ज़ाम्पल इज सेम। ओके, दिस एग्ज़ाम्पल नंबर 2, इसमें आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो दी गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन में। अगेन सेम पीछे की तरह है। आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की भी वैल्यू दे दी है 0.078, हाइड्रोजन की भी दे दी है 0.011, आयोडीन की भी दे दी है 0.0111 मोल्स पर DM³, ठीक है। आपने सबसे पहले इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है, जो कि आप लिखेंगे केसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऊपर लिखेंगे, H2 मोलर कंसनट्रेशन, I2 मोलर कंसनट्रेशन, और रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड और ऊपर पावर 2, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 मोल्स लिए हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसमें इसकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे। सो यू विल गेट द आंसर 0.019। इसमें भी आपको कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इसमें आपको फॉर्मेशन बताई है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेम्परेचर दे दिया गया है 1500 केल्विन है। केसी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दे दी गई है। नाइट्रोजन की वैल्यू भी दे दी गई है, ऑक्सीजन की भी दे दी गई है। यहाँ आपने जो कैलकुलेट करनी है वो मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो कि लिखी हुई है हम उसको दोबारा लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे। केसी की वैल्यू दी हुई है, प्रोडक्ट की हमें नहीं पता, वो ऊपर आएगी। रिएक्टेंट की दी हुई है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। रिएक्टेंट की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको केसी से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पे लेके जाके। अब आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एक साइड पे अकेला रह गया है, ठीक है। जब हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे तो लास्ट पे हम स्क्वायर रूट लेंगे और अपनी जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज़ 1.09 × 10⁻⁻5 मोल्स पर DM³। इसमें भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपने इसको खुद कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेना है। जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, ये भी सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह है। इसमें आपको अमोनिया की फॉर्मेशन बताई गई है, ठीक है। N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। आपको नाइट्रोजन की वैल्यू दे दी है 0.31, हाइड्रोजन की भी गिवन है 0.50, और केसी भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया गया। अगेन आपने यहाँ प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन यानी अमोनिया की मोलर कंसनट्रेशन बतानी है। सेम आप केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे जैसे यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद आपको जो गिवन वैल्यूज़ है वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और साइड बाय साइड जैसे हम मैथ्स का रूल यूज़ करते हैं कि अगर आपको 3 वैल्यूज़ कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 3 जो है वो अलग सिचुएशन है और उसमें से 2 सिचुएशन गिवन है और रिलेटेड हैं, और तो आप इजीली तीसरी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट पे आप स्क्वायर रूट लेंगे और अमोनिया की सिंगल अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसकी वैल्यू आपके पास 0.14 मोल पर DM³ कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। आपने करना क्या है, आपने इन न्यूमेरिकल और एग्ज़ाम्पल जो आपकी बुक में दी हैं उसकी लास्ट में प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके साथ आपने एक और काम करना है कि हार्डली आपके इस चैप्टर में जो है 5 to 6 जो है वो केमिकल रिएक्शन जो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। आपने इन केमिकल रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को याद कर लेना है, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का आना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें उन्होंने दी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं दी हुई। सो ऑल्दो आपको इन सब की ज़ुबानी याद होनी चाहिए। हार्डली 6 या 7 जो है वो टोटल एग्ज़ाम्पल
इस तरह की आती हैं, ठीक है। इस चैप्टर का टेस्ट भी अरेंज करते हैं आपके लिए, ठीक है, ताकि एवेलुएट किया जा सके कि किस हद तक आपको ये चैप्टर से फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।